आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फिगर 13.10 shows the distance time graph for the motion of two vehicle A and B। यानी 13.10 जो आपको यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ है। और इस ग्राफ में आपको दो व्हीकल यानी दो वाहनों के जो है गति या मोशन के बारे में आपको यहाँ पे दर्शाया गया। वाहन ए, वाहन, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा तेज चलता है। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे, इसे देखेंगे। हमारे पास इस ग्राफ में ए और बी जो व्हीकल है उनकी जो है उनका जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका ग्राफ होता है, ग्राफ का जो स्लोप होता है, उससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा व्हीकल तेज चल रहा है या धीरे चल रहा है। यानी अगर कोई ऐसा व्हीकल है, ऐसी गाड़ी है या ऐसा वाहन है जिसका ग्राफ इस तरीके से जो है तिरछा आता है या स्लोप ज्यादा होता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि वो जो है वो तेज चल रही है। किसके कंपैरिजन में? उस वाहन के, उस ग्राफ के कंपैरिजन में जो कि थोड़ा सा इसका जो स्लोप है वो कम है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो आपका ए वाहन है या व्हीकल ए है, इसका स्लोप ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में। यानी हम ये कह सकते हैं इस ग्राफ को देख के कि जो वाहन ए है वो ज्यादा तेज चल रहा है बी से। जो वाहन ए या व्हीकल ए है वो ज्यादा तेज चल रहा है किससे? व्हीकल बी। यानी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए इज मूविंग फास्टर। यानी दोनों में से, वाहन ए और वाहन बी में से जो ए वाहन है वो ज्यादा तेज चल रहा है। अब आपका अगला प्रश्न है, which of the following distance time graph shows a truck moving with speed which is not constant। यानी आपको 4 ग्राफ दिए गए हैं जो कि दूरी समय ग्राफ है, और यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें ट्रक जो है मूव कर रहा है और हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। क्या नहीं है? कांस्टेंट नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ग्राफ है, 1, 2, 3 और 4, ये 4 आपके पास ग्राफ है। और आपको ये ग्राफ बताना है जिसमें कोई एक ट्रक चल रहा है जिसकी स्पीड, जिसकी चाल कांस्टेंट यानी स्थिर नहीं है। अब अगर हम ग्राफ की बात करें, तो अगर हम बात करें सेकेंड ग्राफ की, तो सेकेंड ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस टाइम या दूरी समय ग्राफ है, इसमें आपको एक जो है ये एक लाइन है जो कि आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है या समानांतर है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये एक ऐसे वाहन की बात कर रहे हैं जो कुछ समय चली थी, लेकिन उस दूरी को चलने के बाद वो एक जगह स्थिर है, यानी वो चल नहीं रही है, वो एक जगह रुकी हुई। तो हम ये कह सकते हैं इस ग्राफ में जो वाहन है वो चल ही नहीं रहा है, वो चल ही नहीं रहा है, वो गति ही नहीं कर रहा है, वो मोशन ही नहीं कर रहा है। इसका अर्थ है कि जो सेकंड है, ये जो है कोई वो ये जो है, ये जो ग्राफ है वो ऐसे वाहन के बारे में बता रहा है जो एक जगह स्थिर है, यानी मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वाहन गति नहीं कर रहा है या चल नहीं रहा है, तो ये जो है आपका इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर हम फर्स्ट ग्राफ की बात करें, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो वाहन है वो चला, उसके बाद वो एक कांस्टेंट स्पीड से चला, यानी एक कांस्टेंट या नियत चाल से चला। तो यहाँ पे इस ग्राफ से हमें कांस्टेंट स्पीड का पता चल रहा है, तो ये भी आपका इसका ग्राफ नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला,
अगर हम फोर्थ ग्राफ को देखें तो यहाँ पे भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो है स्पीड कैसी है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। कैसी है? कांस्टेंट है। इस ग्राफ से भी आपका ये पता चल रहा है, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो एक जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इससे हमें इसका पता चला। अब अगर हम थर्ड ग्राफ की या तीसरे ग्राफ की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? कर्व। यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है कि समय के साथ जो दूरी तय की जा रही है उसमें भिन्नताएं हैं, यानी डिफरेंस है। इसका अर्थ ये है कि जो स्पीड है या जो चाल है वो कांस्टेंट नहीं है। क्या नहीं है? कांस्टेंट नहीं है। चाल जो है वो कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है। तो यानी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका थर्ड यानी तीसरा ग्राफ हो। अब अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस इज, दूरी का सूत्र है। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो डिस्टेंस है यानी दूरी है उसका फॉर्मूला या उसका जो सूत्र है वो क्या है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला है डिस्टेंस बराबर टाइम अपॉन स्पीड, यानी दूरी बराबर समय बटा चाल। दूसरा है डिस्टेंस बराबर या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, दूरी बराबर चाल बटा समय। तीसरा है डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर 1 बटा चाल गुणा समय। चौथा है डिस्टेंस बराबर या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं? स्पीड जो है, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम की, और अगर हम इसे टाइम के जो है टाइम के रेफरेंस में सॉरी डिस्टेंस के रेफरेंस में लिखे तो डिस्टेंस बराबर आपका स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें जो है ये आपका ऑप्शन डी है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल इज रिकॉर्डेड बाय, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी किसके द्वारा दर्ज की जाती। यानी आपको ये बताना है कि कोई वाहन है वो चल रहा है, उसने कितनी दूरी तय की, कितनी उसने डिस्टेंस तय की, ये आपको किससे पता चले। पहला है मोनोमीटर, दूसरा है ओडोमीटर, तीसरा है स्पीडोमीटर, चौथा है मोटोमीटर। तो आपको क्या बताना है कि कौन सा ऐसा मतलब ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को रिकॉर्ड कर। तो अगर हम बात करें स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर से हम स्पीड यानी चाल को रिकॉर्ड करते। वहीं जब हम बात करते हैं ओडोमीटर की, तो ओडोमीटर से हम दूरी को दर्ज करते, कितनी डिस्टेंस तय की गई। यानी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ओडोमीटर हो। तो ओडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके वाहनों में लगा होता है, जो कि आपने देखा होगा जो आपका कार का डैशबोर्ड होता है उसमें एक इस तरीके से होता है डायल, जो कि आपका स्पीडोमीटर का डायल होता है, और इसी के बीच में यहाँ पे इस तरीके से बना होता है, ये जो होता है ये आपका दूरी यानी डिस्टेंस को मेजर कर। अब हमारा अगला प्रश्न है, अ बस ट्रैवल 54 किलोमीटर इन 90 मिनट, यानी एक बस है जो कि 90 मिनट में 54 किलोमीटर चलती है। द स्पीड ऑफ द बस इज, यानी आपको बस की चाल बतानी है कि बस की जो चाल है वो कितनी होगी। एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की यात्रा करती है। बस की गति है, आपके पास ऑप्शंस है। पहला है 0.6 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 10 मीटर पर सेकेंड, तीसरा है
5.4 मीटर पर सेकेंड और चौथा है 3.6 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे दूरी दे दी गई है और समय दिया है। तो हम ये जानते हैं स्पीड यानी चाल जो होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, यानी दूरी बटा समय। अब यहाँ पे दूरी जो है वो आपकी 54 किलोमीटर है, 54 किलोमीटर। टाइम कितना है? 90 मिनट्स। अब आप ये देख सकते हैं कि हमें जो यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं वो मीटर पर सेकेंड, यानी हमें इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना। तो आप ये जानते हैं कि अगर आप डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। तो यहाँ पे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे आपको मिनट दिया गया, टाइम मिनट में दिया गया और यहाँ पे आपको सेकेंड में निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 60 सेकेंड के। यानी आपको डिनोमिनेटर में 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकेंड यानी 10 मीटर पर सेकेंड जो है इसका आंसर आ गया है। यानी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन बी। अब हमारा अगला प्रश्न है द क्लॉक्स एंड वॉचेस which are used for measuring time are based on, यानी जो क्लॉक होती है, घड़ियां जो होती है, जैसे कि आपकी दीवार घड़ी या कलाई घड़ी, इनको हम यूज करते हैं, इनका हम उपयोग करते हैं समय को मापने के लिए। तो ये किसके ऊपर आधारित होती है ये आपको बताना है। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन यानी सरल रेखीय गति, दूसरा है सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति, तीसरा है पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो आपकी घड़ी होती है, जैसे कि आपकी कलाई घड़ी या दीवार घड़ी, वो किसके ऊपर आधारित होती है। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन यानी सरल रेखीय गति, दूसरा है सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति, तीसरा है पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति, चौथा है रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति। तो अगर हम क्लॉक या वॉचेस की बात करें तो आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो क्लॉक और वॉचेस होते हैं उसमें क्या लगी होती है? क्वार्ट्स। जो आजकल हम घड़ियों का उपयोग करते हैं उसमें क्वार्ट्स लगी होती है और क्वार्ट क्या करती है? वाइब्रेट करती है, जिससे क्या होता है आपका जो घड़ी होती है बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दिखाती है, बिल्कुल सही समय बताती है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है? पीरियोडिक मोशन हो रहा है। एक टाइम इंटरवल के बाद फिर से जो गति है या जो मोशन है वो रिपीट हो रहा है या दोहराया जा रहा है। यानी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति होगा, यानी आपका ऑप्शन सी जो है इसका आंसर। अब हमारा अगला प्रश्न है द डिवाइस which is used for measuring time intervals in sports activity is called, खेल गतिविधियों में समय अंतराल को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। यानी जो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, जब आप खेल गतिविधियां करते हैं तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम समय अंतराल को या टाइम इंटरवल को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है और आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। पहला है रिस्ट वॉच यानी कलाई घड़ी, दूसरा है स्टॉप वॉच, तीसरा है स्टॉप क्लॉक, चौथा है क्वार्ट्ज वॉच। तो अगर हम बात करें खेल गतिविधियों की तो खेल गतिविधियों में समय अंतराल को मापने के लिए हम स्टॉप वॉच का यूज करते हैं, जो कि
जैसे कि आपने देखा होगा जब भी एथलेटिक्स होता है उसमें स्टॉप वॉच का ही उपयोग किया जाता है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका स्टॉप वॉच होगा। अगर हम बात करें रिस्ट वॉच की, तो रिस्ट वॉच आपकी कलाई घड़ी होती है जिसका उपयोग आप टाइम को मेजर करने के लिए करते हैं। इसी तरीके से क्वार्ट्ज वॉच वो वॉचेस हैं जिनमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किया जाए। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आपका बी ऑप्शन यानी स्टॉप वॉच। अब आपका अगला प्रश्न है, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी। यानी कोई वस्तु है वो एक सीधी रेखा में चल रही, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही, और उसकी जो स्पीड है यानी उसकी जो चाल है वो क्या हो रही है, बदलती रहती। तो आप क्या कह सकते हैं कि वो जो वस्तु है वो किस मोशन में है। पहला है यूनिफॉर्म मोशन यानी समान गति, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति, नेक्स्ट है लीनियर मोशन यानी रेखीय गति, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें किसी भी ऐसी वस्तु की जो कि एक सीधी रेखा में चल रही है और उसकी जो स्पीड बदल रही है, तो हम ये कहते हैं कि वो वस्तु किसमें है, वो वस्तु नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, असमान गति में। वही ऐसी वस्तुएं जो कि सीधी रेखा में है लेकिन उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है वो नहीं बदल रही होती है, तो हम ये कहते हैं कि वो कैसी है, वो यूनिफॉर्म मोशन में है या समान गति में। अब अगर हम समान गति और असमान गति की बात करें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो मोशन या वो गति जिसमें बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की जाती है, तो ऐसे मोशन को, ऐसी गति को यूनिफॉर्म मोशन या समान गति कहते हैं। वहीं ऐसा मोशन या ऐसी गति जो कि सीधी रेखा में है लेकिन समय के साथ जो दूरी में जो है चेंजेस आ रहे हैं, यानी जितनी दूरी वो एक समय में तय करती है उससे अलग या उससे ज्यादा या कम दूरी दूसरे टाइम इंटरवल में जो है तय करती है, यानी समय अंतराल तो बराबर है लेकिन जो दूरी तय की गई है वो अलग है। तो ये भी आपका ये जो है इस तरीके का जो मोशन या गति होती है इसको हम असमान गति कहते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इसमें भी यही पूछा गया है कि जब कोई वस्तु जो है एक जैसे स्पीड से या चाल से नहीं चलती या फिर जो है बराबर समय अंतराल में जो है अलग अलग जो है दूरी तय करती है, तब हम क्या कहते हैं उस वस्तु को। तो बेसिकली वो जो बॉडी है या ये वो जो वस्तु है वो असमान गति करती है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आपका अगला प्रश्न है, द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ। सबसे प्रसिद्ध आवर्धी गति है, यानी पीरियोडिक मोशन का सबसे ज्यादा जो है प्रसिद्ध जो उदाहरण है वो आपको बताना है। पहला है सनडायल यानी धूप घड़ी, दूसरा है स्टॉप वॉच, तीसरा है सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक या सरल पेंडुलम, नेक्स्ट है सैंड क्लॉक यानी रेत घड़ी। तो जब हम पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं तो पीरियोडिक मोशन यानी एक ऐसा मोशन, आवर्ती गति यानी ऐसी गति जिसमें जो गति है एक समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती, तो ये आपका पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति होती। अब अगर हम बात करें सन डायल की, तो सन डायल से हम समय को मेजर करते हैं, समय को मापते हैं और इसमें हम धूप या जो सूर्य की रोशनी है उसका उपयोग करते हैं। स्टॉप वॉच का उपयोग हम समय अंतराल या टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए करते हैं और इसका उपयोग ज्यादातर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में यानी खेल गतिविधियों में किया जाता है। सैंड वॉच या सैंड क्लॉक की बात करें तो सैंड क्लॉक में हम रेत का उपयोग करके समय को मापते हैं। वहीं अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो एक जो सरल लोलक होता है या पेंडुलम होता है वो एक उदाहरण होता है आवर्ती गति का, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपका पेंडुलम होता है उसमें क्या होती है, एक थ्रेड होती है और नीचे एक बॉब होता है, यानी एक धागा होता है, नीचे क्या होता है, बॉब होता है। और ये क्या करता है, ये अपनी जगह से हम इसे डिस्प्लेस करते हैं कुछ इस तरीके से।
तो फिर ये यहाँ पे इस पोजीशन में आता है, फिर ये इधर जाता है, फिर ये यहाँ से वापस आता है और फिर ये वापस इधर पे चला जाता है। यानी क्या करता है, ये एक जो है दोलन कंप्लीट करता है। इसके बाद फिर दोबारा से इसको रिपीट करता है, यानी इस गति को फिर से दोहराता है। तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन का, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका पेंडुलम होता है वो एक समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है। यानी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका सी होगा, यानी सरल पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम। अब हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द शैडो कास्ट बाय द सन। यानी निम्न में से कौन सूर्य द्वारा डाली गई छाया के अध्ययन पर आधारित। यानी जो सूर्य है, सूर्य के कारण जो छाया पड़ती है उससे हम जो है इसको हम स्टडी करते हैं या इसका अध्ययन करते हैं। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, पहला है सिंपल पेंडुलम, दूसरा है एटॉमिक क्लॉक, तीसरा है सनडायल, चौथा है क्वार्ट्ज क्लॉक। सरल पेंडुलम, परमाणु क्लॉक या परमाणु घड़ी, सनडायल और क्वार्ट्ज क्लॉक। अब अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम जो है ये आपका पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति का एक उदाहरण। वहीं अगर हम क्वार्ट्ज क्लॉक की बात करें तो इसका उपयोग या ये जो क्लॉक्स होती है इनका हम आजकल उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी जो हम नॉर्मल आजकल क्लॉक्स या घड़ियों का उपयोग करते हैं उसमें उसे हम क्वार्ट्ज क्लॉक कहते हैं। अब अगर हम बात करें सनडायल की, तो सनडायल यानी धूप घड़ी। तो जो सनडायल होता है, सनडायल में हम समय को मापते हैं। कैसे मापते हैं, जो सूर्य के कारण जो छवि बनती है, सूर्य के कारण जो छाया बनती है, उससे हम समय को मापते हैं। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी सनडायल यानी धूप घड़ी। अब आपका अगला प्रश्न है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द स्पीड ऑफ अ स्पेस रॉकेट इज। अंतरिक्ष रॉकेट की गति को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई। यानी आपको उस यूनिट के बारे में बताना है जो कि सबसे बिल्कुल सही होगी अगर हम स्पेस रॉकेट की जो उसकी स्पीड है, उसकी चाल को अगर हम मेजर करें। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ये है, पहला है मीटर पर सेकेंड, दूसरा है किलोमीटर पर सेकेंड, तीसरा है किलोमीटर पर आवर और चौथा है किलोमीटर पर मिनट। यानी मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति मिनट। अब हम ये जानते हैं कि जो रॉकेट है, स्पेस रॉकेट है, बेसिकली वो बहुत ही तेज स्पीड से चल रहा। इसका अर्थ वो कुछ समय में ही बहुत ही ज्यादा दूरी को तय करेगा। तो अगर हम बात करें उसकी स्पीड की, उसकी चाल की, तो यानी वो क्या करेगा, कुछ घंटों में ही वो बहुत ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय करेगा, या कुछ मिनट में ही या कुछ सेकंड में हम कह सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें किसी भी अंतरिक्ष रॉकेट की, तो इसकी अगर हम चाल को या स्पीड को अगर मेजर करते हैं तो हमें एक ऐसी यूनिट लेनी पड़ेगी जो कि कम समय में ज्यादा दूरी तय करे। यानी कि हम इसमें जो यूनिट लेंगे वो आपकी बी यूनिट यानी किलोमीटर पर सेकंड लेंगे। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी किलोमीटर पर सेकंड। अब आपका अगला क्वेश्चन है, स्वामी वॉक टू हिज स्कूल विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम इन 30 मिनट। यानी स्वामी है वो अपने स्कूल जाता है जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पे है और उसे वहां तक जाने में 30 मिनट लगते हैं। ऑन रीचिंग यानी पहुंचने पे ही फाइंड्स दैट द स्कूल इज क्लोज्ड एंड कम्स बैक इन हिज फ्रेंड्स व्हीकल टू होम इन 10 मिनट। अब क्या होता है, जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि स्कूल तो बंद है, आज छुट्टी है। अब वो वापस आता है, किसके साथ आता है,
अपने दोस्त के साथ उसके वाहन में या उसके व्हीकल में, और वो 10 मिनट में घर पहुंच जाता है, यानी 10 मिनट्स में वो क्या करता है, घर पहुंच जाता है। His average speed in किलोमीटर पर आवर इज, यानी आपको उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, यानी किलोमीटर प्रति घंटे। स्वामी 30 मिनट में अपने घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने स्कूल के लिए चल देता है। पहुंचने पर वह देखता है कि स्कूल बंद है और 10 मिनट में अपने दोस्त की गाड़ी से या वाहन से घर वापस आ जाता है। किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी औसत गति बताइए। आपके जो ऑप्शन है वो ये है, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 24 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 20 किलोमीटर पर आवर। अब स्वामी अपने घर से स्कूल गया, 4 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर वापस आया तो फिर 4 किलोमीटर की दूरी। अब अगर हम समय की बात करें तो जब वो स्कूल गया तो उसे 30 मिनट लगे और जब वो वापस आया तो उसे 10 मिनट लगे। तो अगर हम एवरेज स्पीड या औसत चाल की बात करें तो आप ये जानते हैं कि कुल कितनी दूरी तय की गई है बटा कि कुल कितना समय लगा। तो दूरी कितनी तय की गई है, बेसिकली अगर हम एवरेज स्पीड या जो आपकी औसत चाल है इसकी अगर हम बात करते हैं, एवरेज स्पीड की बात करते हैं, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, घर से स्कूल जाते हुए 4 किलोमीटर, वापस आते हुए यानी स्कूल से घर आते हुए 4 किलोमीटर की दूरी तय। टोटल टाइम यानी कुल समय कितना लगा, जाते हुए 30 मिनट लगे, वापस आते हुए 10 मिनट लगे। तो ये उसका जो है स्पीड जो आई वो आप उसकी 1/5 आई, यानी 1/5 किलोमीटर पर मिनट। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। और हम ये जानते हैं कि 1 मिनट जो होता है वो बराबर होता है किसके, 1 जो घंटा है वो 60 मिनट के बराबर। तो अगर हम ऐसे देखें तो इसका जो मेजरमेंट आया वो ये है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इसको अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो हम क्या करेंगे, समय को पहले घंटे में बदलें। तो टोटल जो टाइम है इस केस में वो 30 + 10 यानी 40 मिनट लगे। अब अगर हम इसे घंटे में कन्वर्ट करें यानी आवर्स में कन्वर्ट करें तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 60 से, क्योंकि हम जानते हैं 1 घंटा जो है वो 60 मिनट के बराबर। तो अगर हमें जो है इसको घंटे में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया 2/3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3 यानी एवरेज जो टाइम आया या कुल जो समय आया वो 2/3 घंटा, ठीक है, 2/3 आवर। अब ये 4 + 4 आपका 8 यानी 8 हो गया, 2 और ये ऊपर चल जाएगा 3। तो आपका जो आंसर आया वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 12 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका जो आंसर है वो आपका 12 है। तो यहाँ पे इसका जो 12 ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इसका जो आंसर होगा 12 आएगा। तो इसका आंसर जो है 12 किलोमीटर पर आवर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, when an object changes position with time it is said to be in, यानी जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो हम क्या कहते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, a motion in a straight line in a fixed direction represent a,
एक निश्चित दिशा में एक सीधी रेखा में गति दर्शाती है, यानी कोई एक डायरेक्शन है उसमें एक सीधी रेखा में जो मोशन होता है, गति होती है, वो क्या दर्शाती है? पहला है वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन, दूसरा है यूनिफॉर्म मोशन यानी समान गति, तीसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति, चौथा है पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति। तो यहाँ पे बात की गई है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, वो सीधी रेखा में चल रही है और एक फिक्स डायरेक्शन में, एक फिक्स दिशा की तरफ चल रही है। तो जब हम बात करते हैं कोई भी बॉडी एक सीधी रेखा में, एक सीधे डायरेक्शन में चल रही है, तो हम हमेशा यूनिफॉर्म मोशन की ही बात करते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी यानी समान गति है। अब आपका अगला प्रश्न है, अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट एक साधारण या सरल जो पेंडुलम होता है वो निष्पादित करता है, एग्जीक्यूट करता है। पहला है पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति, दूसरा है ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति, तीसरा है ए और बी दोनों यानी बोथ ए एंड बी, और चौथा है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई। तो अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम या साधारण पेंडुलम की, तो हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो आपका पेंडुलम होता है वो क्या करता है? पीरियोडिक मोशन करता है। पीरियोडिक मोशन कैसे करता है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम पेंडुलम को अपनी उसकी जो जगह है उससे अगर हम विस्थापित कर दे, तो इस तरीके से अगर हम विस्थापित कर दे तो फिर वो इस मीन पोजीशन में आता है और फिर वो इधर चला जाता है, फिर वापस आता है, वापस पहली स्थिति पे आ जाता है। फिर क्या करता है? कुछ टाइम के बाद वो इसको रिपीट करता रहता है, इस मोशन को वो बार बार दोहराता रहता है। तो यानी ये क्या कर रहा है? पीरियोडिक मोशन कर रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इसके मोशन की, यानी जब हम इसे यहाँ पे लेके जाते हैं ए पोजीशन में, फिर ये बी स्थिति में आ जाता है, फिर ये सी स्थिति में जाता है, फिर ये वापस बी में और फिर वापस ए में आता है, तो ये क्या दिखा रहा है? दोलन गति को यानी ऑसिलेटरी मोशन को दिखा रहा है। तो अगर हम बात करें पेंडुलम की, तो पेंडुलम हमें पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति और दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन दोनों जो है दिखाता है या दर्शाता है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा यानी दोनों ए और बी। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।